Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 28 April 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam 2023. Next, very important question for upcoming AIMS NORCET exam. It can also be asked in the form of image-based question. Separation of placenta starts at the lower edge of placenta at the lateral border is. अगर किसी वुमेन में डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा लोअर एज ऑफ लेटरल बॉर्डर से सेपरेट होना शुरू होता है, अलग होना शुरू होता है, तो ये सेपरेशन का कौन सा मेथड है? मैथ्यूस डंकन मैकेनिज्म, द स्लट्स मैकेनिज्म, हेमोस्टेसिस या कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन? ऑप्शन डी और ऑप्शन सी इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी और ऑप्शन ए के अंदर से आप सेलेक्ट कीजिएगा। डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा जब सेपरेट होता है तो इसके सेपरेशन का कौन सा तरीका वह है जिसमें वो मार्जिन से पहले सेपरेट होना शुरू होता है? इसे डायग्राम के थ्रू थोड़ा और क्लियर कर दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये यूट्रस की वॉल है और ये प्लेसेंटा है जो यहाँ पर अटैच्ड हुआ था प्रेगनेंसी की शुरुआत में। अब बच्चे की डिलीवरी हो गई। अब ये प्लेसेंटा यहाँ से धीरे-धीरे डिटैच होना शुरू होता है, यहाँ से उखड़ना शुरू होता है, यूट्रस की लेयर को हटना शुरू होता है और इसके जो हटने की शुरुआत है वो इसके साइड वाले एरिया से होती है। मान लीजिए यहाँ से ये हटना शुरू हो जाता है। यहाँ से ये डिटैच होना शुरू हो रहा है, यहाँ से इसके हटने की शुरुआत हो रही है। तो ये किस प्रकार का कहलाएगा? यस, एग्जैक्टली ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। अगर प्लेसेंटा सेपरेशन की शुरुआत साइड वाले एरिया से होती है, यानी कि प्लेसेंटा अपने साइड वाले हिस्सों से उखड़ना शुरू होता है इन एरिया से, तो हम इसे मैथ्यूज डंकन मैकेनिज्म का नाम देते हैं। प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद यूट्रस के ऊपर इम्प्लांटेशन साइट से अगर पेरिफेरी पोर्शन से डिटैच होता है, साइड वाले हिस्से से उखड़ना शुरू होता है, तो हम इसे मैथ्यूज डंकन मैकेनिज्म का नाम देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की, जिसमें जो प्लेसेंटा का सेपरेशन है डिलीवरी के बाद सेंटर वाले पोर्शन से होने लगता है और इसे हम इस्चल्स मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। अब ये प्लेसेंटा, ये यूट्रस की वॉल है, ये प्लेसेंटा है और मान लीजिए इसका सेपरेशन बिल्कुल सेंटर वाले साइड से होता है, यानी यूट्रस से प्लेसेंटा का बीच वाला भाग सबसे पहले डिटैच होता है, उखड़ता है, हटता है, तो इस प्रोसेस को हम इस्चल्स मैकेनिज्म का नाम देते हैं। इस्चल्स मैकेनिज्म। आप चाहें तो इसका डायग्राम स्क्रीनशॉट के रूप में सेव कर सकते हैं ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिले। पेरिफेरी पोर्शन से डिटैचमेंट शुरू होता है तो मैथ्यूज डंकन मैकेनिज्म, और सेंट्रल पोर्शन से डिटैचमेंट शुरू होता है तो इसे इस्चुल्स मैकेनिज्म का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस इज। सिफिलिस डिजीज का कॉज बताएं। माइकोबैक्टीरियम, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, विब्रियो, ई कोलाई। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ट्रिपोनिमा पैलिडियम। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि ट्रिपोनिमा पैलिडियम नाम के स्पायरोकीट द्वारा होता है। बेसिकली स्पायरोकीट्स आर द बैक्टीरिया दैट आर फाउंड इन soil, human body, and many more places. Next question is
फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड, विच ऑर्डर ऑफ लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस इज ट्रू? आपके बॉडी की जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है, स्किन है, जिसे आप टच कर सकते हैं, उसे एपिडर्मिस कहा जाता है। ये एपिडर्मिस भी 4 लेयर्स से मिलकर बनी स्ट्रक्चर है। इस एपिडर्मिस के अंदर आउटर से इनर साइड में मूव करते समय इन चारों लेयर्स का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, उसे आपको बताना है। चूज योर आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस बिलो। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। एपिडर्मिस की जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है, उसे हम स्ट्रेटम कॉर्नियम के नाम से जानते हैं। इसके अंदर वाली लेयर स्ट्रेटम लूसिडियम के नाम से जानी जाती है। फिर आती है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, और फाइनली सबसे अंदर वाली लेयर, जिसे स्ट्रेटम बैसिले या जर्मिनेटिव लेयर के नाम से जाना जाता है। 4 चीजें हो गई: कॉर्नियम, ल्यूसीडियम, ग्रेन्युलोसम और जर्मिनेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a client undergoes transurethral resection of prostate. Which solution should the nurse has available post-operatively for continuous bladder irrigation? किसी क्लाइंट में आपने प्रोस्टेट ग्लैंड को यूरिथ्रा के रूट से इक्विपमेंट इंसर्ट करके इसका साइज रिड्यूस किया, यानी कि TURP प्रोसीजर किया। अब इस क्लाइंट में ब्लैडर को लगातार वॉश आउट करना होता है, इरिगेट करना होता है। इसके लिए इसमें से कौन सा सॉल्यूशन आप इस्तेमाल करेंगे? स्टेराइल नॉर्मल सेलाइन, स्टेराइल वाटर, स्टेराइल डेकिन सॉल्यूशन, स्टेराइल वाटर विद 5% डेक्सट्रोज। TURP प्रोसीजर के बाद ब्लैडर को वॉश आउट या इरिगेट करने के लिए ग्लाइसिन सॉल्यूशन का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ये सॉल्यूशन मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पर स्टेराइल नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन दिया गया है, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन होने के कारण इस सॉल्यूशन की टॉनिसिटी हमारी बॉडी फ्लूइड की टॉनिसिटी के इक्वल है। इससे ना तो फ्लूइड का रिटेंशन होगा और ना ही एक्सक्रीशन होगा, इसलिए ये सॉल्यूशन परफेक्ट है। ऑप्शन बी के अंदर जो स्टेराइल वाटर बताया गया है, इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर ब्लैडर इरिगेशन के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन को बॉडी के अंदर इंस्टिल करते हैं तो वहां से सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होता है, यानी इस सॉल्यूशन का कुछ हिस्सा ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होकर सर्कुलेशन में भेज दिया जाता है। और अगर स्टेराइल वाटर हमारे ब्लड के अंदर पहुंचेगा तो इससे आरबीसीज डैमेज होने लगेंगी, टूटने लगेंगी, और ज्यादा आरबीसी के डिस्ट्रैक्शन से यानी हीमोलाइसिस की वजह से किडनी फेलियर होने की संभावना रहती है। इसलिए हम स्टेराइल वाटर का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकते। ऑप्शन सी के अंदर स्टेराइल डाकिन सॉल्यूशन बताया गया है, इसका इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ वुंड इरिगेशन के अंदर करते हैं। वुंड इरिगेशन यानी कि किसी जगह पर कोई बाहरी एक्सटर्नल वुंड है, बाहरी त्वचा पर घाव है, तो उसे साफ करने के लिए डेकिन सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे हम बॉडी के अंदर नहीं डाल सकते, क्योंकि इसके अंदर हाइपोक्लोराइट होता है जो कि इंटरनल स्किन को डैमेज कर सकता है। इसलिए याद रखिएगा, डेकिन सॉल्यूशन कंटेन्स hypochlorite content, so it is not used for internal body cleaning purpose. It is always used to wash out the wound that is present on the outside of the body. डेक्सट्रोज को भी हम बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते, सो दिस इज ऑप्शन इज नॉट करेक्ट हियर। नेक्स्ट पॉइंट, फादर ऑफ कीमोथेरेपी के नाम से पॉल एनरिच को जाना जाता है। फादर ऑफ
कीमोथेरेपी पॉल एनरिच। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी, तो आप बताएंगे जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द nurse is caring for a client with a terminal condition who is dying. Which respiratory assessment finding should indicate to the nurse that death is imminent except? आपके पास कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसको ऐसी कोई इलनेस हो गई है, ऐसी कोई डिजीज कंडीशन हो गई है कि अब उसकी डेथ निश्चित है। इस पेशेंट में असेसमेंट के दौरान आपको इन चारों में से उस फाइंडिंग को सेलेक्ट करना है जो कि डेथ होने वाली है इसे नहीं बताता हो। सिंपली कहें तो इन चारों में से तीन ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि अगर क्लाइंट में आप देखते हैं तो इसका मतलब है कि क्लाइंट की डेथ होने ही वाली है। ऑप्शंस आर कॉस्मोल्स रेस्पिरेशन, साइनोसिस, इरेगुलर रेस्पिरेटरी पैटर्न, ब्रेडिकार्डिया। टर्मिनल इलनेस का मतलब होता है ऐसी कोई भी डिजीज कंडीशन जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉस्मोल्स रेस्पिरेशन। कॉस्मोल्स रेस्पिरेशन भी एक एबनॉर्मल ब्रीथिंग कंडीशन है, लेकिन ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कंडीशन में देखने को मिलती है। इसके अंदर पेशेंट में फास्ट और डीप रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, लेकिन ये डेथ से जस्ट पहले नहीं होता। डेथ से जस्ट पहले अगर क्लाइंट के अंदर इरेगुलर रेस्पिरेशन के पैटर्न्स आ रहे हैं, साइनोसिस हो रहा है या ब्रेडिकार्डिया जैसी स्टेट है, तो आप इसे ये मानेंगे कि क्लाइंट की अब डेथ हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेयर्स पैचेस आर प्रेजेंट इन। पेयर्स पैचेस किस एरिया में पाए जाते हैं? स्टमक, जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनम। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इलियम। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट है इलियम और इसी जगह पर पेयर्स पैचेस पाए जाते हैं। पेयर्स पैचेस क्या होते हैं? पेयर्स पैचेस लिम्फेटिक टिश्यूज की एक स्ट्रक्चर है जो कि पूरे इस इलियम पार्ट में पाए जाते हैं। इसे हम एग्रीगेटेड लिम्फोइड नोड्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट है। हमारी इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो ना कर जाए, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए पेयर्स पैचेस पाए जाते हैं। हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया आकर ग्रोथ ना करने लगे, इस चीज को रोकने के लिए वहां पर लिम्फोइड टिश्यूज का एक मास पाया जाता है जिसे हम पेयर्स पैचेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय एंटीपार्टम हेमरेज? एंटीपार्टम हेमरेज का डेफिनेशन सेलेक्ट करें। Vaginal bleeding after 24 weeks of pregnancy, vaginal bleeding after 28 weeks of pregnancy, vaginal bleeding after 30 weeks of pregnancy, vaginal bleeding after 40 weeks of pregnancy. The right answer is option A. अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को 24 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद वेजाइनल ब्लीडिंग होती है तो हम इसे एंटीपार्टम हेमरेज का नाम देते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज मींस डिलीवरी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली ब्लीडिंग जो कि 24 वीक्स के बाद शुरू होती है। इस एंटीपार्टम हेमरेज के दो बड़े कारण हो सकते हैं। पहला है प्लेसेंटा प्रीविया और दूसरा है एब्रप्टियो प्लेसेंटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्मोन दैट इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन इज। वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाने वाले हार्मोन का नाम बताएं। कैल्सिटोनिन, थायराइड, एडीएच या फिर कैल्सिटोनिन अगेन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को हम वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सिक्रीट किया जाने वाला हार्मोन है। ये किडनी द्वारा जो फिल्टर आउट किया जाता है उससे रीएब्जॉर्ब करवा कर वाटर की यूरिन की अमाउंट को रेगुलेट करता है। अगर किसी क्लाइंट में एडीएच हार्मोन का सिक्रीशन नहीं हो तो इस कंडीशन को हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, और इस कंडीशन में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और क्लाइंट की बॉडी में एक्सेसिव यूरिन आउटपुट देखने को मिलेगा। इवन ऐसे पेशेंट्स में हर दिन 20 लीटर तक यूरिन आउटपुट देखने को मिलता है। तो अब आप सोच लीजिए, कोई व्यक्ति अगर 20 लीटर तक यूरिन आउटपुट पर डे कर रहा है तो वो कैसे सरवाइव कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टीबी इन लंग्स। हमारे लंग्स में सबसे ज्यादा किस लोब में टीबी डिजीज होता है। राइट आंसर इज मिडिल लोब। हमारा जो राइट लंग है उसे हम 3 लोब्स में डिवाइड कर सकते हैं, जबकि लेफ्ट लंग को 2 लोब्स में डिवाइड किया जाता है। राइट लंग का जो मिडिल लोब है उसके अंदर टीबी डिजीज होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, या यूं कहें कि टीबी होने पर ये लोब सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट who is scheduled for adrenalectomy. The nurse planned to administer which medication in pre-operative period to prevent Addisonian crisis. आप किसी पेशेंट में एड्रिनलेक्टोमी करने वाले हैं, यानी एड्रिनल ग्लैंड को सर्जरी द्वारा रिमूव करने वाले हैं। इस सर्जरी से पहले प्री ऑपरेटिव पीरियड में इन चारों ऑप्शंस में से क्लाइंट को कौन सी ड्रग एडमिनिस्टर की जाएगी ताकि सर्जरी के बाद एडिसनियन क्राइसिस ना हो। ऑप्शन ए, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन ओरली, प्रेडनिसोलोन ओरली, स्पाइरोनोलैक्टोन इंट्रामस्कुलरली, आईवी मिथाइल प्रेडनिसोलोन। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मिथाइल प्रेडनिसोलोन एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है और इसे एड्रिनलेक्टोमी सर्जरी से पहले एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव करने के बाद बॉडी में इस सब्सटेंस की कमी ना हो जाए, अगर अदरवाइज बॉडी में एडवर्स रिएक्शंस देखने को मिल सकती है। हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है ये हमें फाइट और फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करती है। अगर इस ग्लैंड को बॉडी से रिमूव कर दिया जाए तो कुछ ही दिनों में पर्सन की डेथ हो सकती है। इसलिए अगर किसी क्लाइंट में एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव किया जाता है तो इसके द्वारा सिक्रीट होने वाले सब्सटेंसेस को हम रेगुलरली इंजेक्शन या मेडिसिन के थ्रू क्लाइंट को रेगुलरली पूरी लाइफ देते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। इंकस, मेलियस, स्कैपुला या फिर स्टेपीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हमारे ईयर के अंदर टोटल 3 बोन्स पाई जाती हैं। पहला होता है मेलियस, इंकस और थर्ड है स्टेपीज। स्टेपीज जो है स्मॉलेस्ट बोन है। मेलियस जो है हैमर शेप्ड बोन होती है।
यानी कि हथौड़े के आकार की बोन होती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शरीर की सबसे लंबी, सबसे मजबूत हड्डी कौन-सी है, तो आप बताएँगे फीमर, जो कि आपके थाइज़ में मौजूद होती है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रेजेंटेशन would a nurse expect while assessing patient with abruptio placenta? प्रेग्नेंट वुमेन में एब्रप्टियो प्लेसेंटा कंडीशन होने पर इन चारों में से आपको कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? रिजिड ब्रॉड लाइक एब्डोमेन, एडिमा इन लेग्स, excessive vaginal bleeding with pain, premature rupture of membrane. The right answer is option C, excessive vaginal bleeding with pain. एब्रप्टियो प्लेसेंटा या एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा वह कंडीशन है जिसमें बच्चे की डिलीवरी से पहले नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा अपनी जगह से हट जाता है, उखड़ जाता है, डिटैच्ड हो जाता है और इसके बाद वुमेन को एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है और ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन है। Uterine contractions and vaginal bleeding should be checked in. यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस और वेजाइनल ब्लीडिंग के बारे में आप कितने समय में कितने समय तक चेक करेंगे? हर 5 मिनट में, डिलीवरी के 2 घंटे बाद तक, डिलीवरी के 2 घंटे बाद तक हर 15 मिनट में, डिलीवरी के 2 घंटे बाद तक हर 10 मिनट में, डिलीवरी के 3 घंटे बाद तक हर 15 मिनट में। वुमेन ने बच्चे को बर्थ दिया यानी वेजाइनल डिलीवरी हुई, इसके बाद यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस हैं या नहीं, वेजाइनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, इस चीज़ का असेसमेंट आपको कितने घंटों तक करना है और कितनी-कितनी देर में करना है। यस, एक्सीलेंट गाइस, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप डिलीवरी के बाद अगले 2 घंटे तक लगातार हर 15 मिनट बाद जाकर वुमेन में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं या नहीं, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है या नहीं, इस चीज़ का असेसमेंट करते रहेंगे। हर 15 मिनट में 2 घंटे बाद तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रोन्यूट्रिएंट इन्वॉल्व प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या ये सभी? The right answer is option D, all of the above. हम जो भी फूड इंटेक करते हैं उसमें एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों को इंक्लूड किया जाता है और हमारी बॉडी को हर दिन ये लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए, सभी मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करने के लिए जो फूड सब्सटेंट ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है और इसके एग्जाम्पल हैं प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा हमारे बॉडी की दूसरी मैकेनिज्म्स को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो कि लेस अमाउंट में चाहिए होते हैं, कम मात्रा में चाहिए होते हैं, उन्हें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट का नाम देते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर सभी विटामिन आ जाते हैं, इसके अलावा मिनरल्स आ जाते हैं। मिनरल्स के अंदर आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, आयोडीन, जिंक, ये सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स इंस्ट्रक्ट अ pre-operative client about the proper use of incentive spirometer. What result should the nurse use to determine that the client is using incentive spirometer effectively? क्लाइंट जो कि स्पायरोमीटर यूज कर रहा है उसमें इन चारों में से कौन सी फाइंडिंग के मिलने पर आप ये मानेंगे
कि इस क्लाइंट के द्वारा प्रॉपरली इंसेंटिव स्पायरोमेट्री का यूज किया गया? ऑप्शन ए, अगर प्रोडक्टिव कफिंग हो यानी उसे बहुत ज्यादा खांसी आए। ऑप्शन बी, स्वेलो ब्रीथिंग यानी वो धीरे धीरे हल्की हल्की कम गहरी सांसें ले रहा हो। ऑप्शन सी, यूनिलैटरल वीजिंग, एक तरफ से वीजिंग साउंड निकल रहा हो, एक लंग से वीजिंग साउंड निकल रहा हो। ऑप्शन डी, क्लाउडी स्पूटम, क्लाइंट का जो स्पूटम है वो क्लाउडी आए तो। किसी भी पेशेंट में किसी भी प्रकार की सर्जरी या ऑपरेशन के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड सबसे बड़ा मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो कॉम्प्लिकेशन होता है, उसे हम एटेलैक्टेसिस के नाम से जानते हैं। एटेलैक्टेसिस कंडीशन के अंदर हमारे जो लंग्स के एल्वेलाइज होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, जिसके कारण क्लाइंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने लगती है। ये ऑपरेशन के बाद सबसे ज्यादा होने वाला कॉम्प्लिकेशन होता है। इस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए, क्लाइंट में ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो जाए, इसलिए हम ऑपरेशन से पहले प्री ऑपरेटिव फेज के अंदर ही क्लाइंट को इंसेंटिव स्पायरोमीटर कैसे यूज करना है इसका तरीका समझाते हैं। इस डिवाइस को यूज करने के लिए हम क्लाइंट को कहते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए डिवाइस है आपका, यहाँ पर इसको होल्ड करने की जगह होती है, यहाँ पर एक ट्यूब कनेक्ट होती है जिसे माउथ पीस कहते हैं क्लाइंट, और यहाँ पर एक बॉल होती है जिसे अप डाउन मूवमेंट करवाया जाता है। अब हम क्लाइंट से कहते हैं कि इस डिवाइस को इस जगह से यानी माउथ पीस से वो अपने माउथ के अंदर रखे। इस स्पायरोमीटर का जो माउथ पीस है उसे क्लाइंट अपने माउथ में रखेगा और इस ट्यूब के चारों तरफ होठों से एक सील्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, ताकि जो एयर है यहाँ से साइडों से बाहर आ जा ना सके। जो भी एयर अंदर या बाहर जाए वो सीधी इस ट्यूब से होती हुई जाए। इस प्रकार से सील्ड एरिया बनाकर अब क्लाइंट से हम कहते हैं कि धीरे धीरे जितना उसके इंस्पायरेशन करने की क्षमता है उतनी एयर इस स्पायरोमीटर के थ्रू खींचे। यानी हम क्लाइंट से कहते हैं कि वो स्पायरोमीटर के माउथ पीस को माउथ में रखकर धीरे धीरे एयर को अपने चेस्ट के अंदर फिल करे, इंस्पायर करे, और जैसे जैसे क्लाइंट एयर को इन करेगा ये बॉल यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगी। डॉक्टर द्वारा हर पेशेंट को एक टास्क दिया जाता है, एक टारगेट दिया जाता है, और वो टारगेट यहाँ पर मेंशन्ड होता है कि आपको इस बॉल को इतना ऊपर लेकर जाना है या इतना ऊपर लेकर जाना है। इस एरिया तक आपको इंस्पायरेशन करते हुए बॉल को लेकर आना है, उसके बाद ब्रीथ को कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना है और फिर स्पायरोमीटर को माउथ से निकाल कर धीरे धीरे एक्सेल करना है। जब आप इस तरह की एक्सरसाइज को ऑपरेशन के बाद परफॉर्म करते हैं तो इससे जो आपके एयरवेयर है वो ओपन हो जाते हैं, कोलैप्स्ड एल्वियोलाई ओपन हो जाते हैं, और आपको बहुत ज्यादा कफिंग होने लगती है यानी कि खांसी आने लगती है। इससे आपके चेस्ट एरिया के अंदर मौजूद जो कफ है वो बाहर निकल जाता है, एक्सपेक्टोरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर इंसेंटिव स्पायरोमीटर का इस्तेमाल करके अगर क्लाइंट को कफिंग होती है, स्पूटम निकलता है, प्रोडक्टिव कफिंग होती है, तो इसका मतलब है कि उसने बिल्कुल सही तरीके से यानी डीपली एयर को इन किया, प्रॉपरली स्पायरोमीटर का यूज किया। होपफुली अब इस कॉन्सेप्ट को आप भूलेंगे नहीं। ऑपरेशन के बाद रेस्पिरेशन से रिलेटेड सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है एटेलेक्टेसिस, और इसे ठीक करने के लिए हम इंसेंटिव स्पायरोमीटर का यूज करते हैं। स्पायरोमीटर डिवाइस का उपयोग करते समय एयर को इंस्पायर किया जाता है जिससे बॉल की मूवमेंट अप होती है, उसके बाद एयर को कुछ समय तक चेस्ट में होल्ड करते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे एयर को माउथ से बाहर निकाल देते हैं। ऐसा करने से क्लाइंट में एटेलेक्टेसिस कंडीशन ठीक हो जाती है, यानी जो एल्विलाइज कोलैप्स हो चुके होते हैं वो खुलने लगते हैं, एयरवे ओपन होता है और क्लाइंट के चेस्ट एरिया के अंदर मौजूद सिक्रेशन कफिंग के कारण बाहर की तरफ निकल आता है और क्लाइंट में रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Eruption of permanent teeth take place in which order? हमारे जो परमानेंट टीथ होते हैं वो किस ऑर्डर में इरप्ट होते हैं, उगते हैं, ये आपको बताना है। कैनाइन, सेंट्रल एंड लेटरल इंसीजर, फर्स्ट मोलार, सेकंड मोलार, थर्ड मोलार। ऑप्शन बी, फर्स्ट मोलार, सेकंड मोलार, थर्ड मोलार, कैनाइन, सेंट्रल एंड लेटरल इंसीजर। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, सेंट्रल इंसीजर, लेटरल इंसीजर, फर्स्ट मोलार, सेकंड मोलार, थर्ड मोलार एंड कैनाइन। ऑप्शन डी, फर्स्ट मोलार, सेंट्रल एंड लेटरल इंसीजर्स, कैनाइन एंड प्रीमोलार्स, सेकंड मोलार्स, थर्ड मोलार्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हमारे जो परमानेंट टीथ होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी टीथ के नाम से भी जानते हैं। और इन टीथ्स का जो इरप्शन होता है, इन टीथ्स के आने की जो शुरुआत होती है जब बच्चा 6 साल का होता है, तब से ये आने लगते हैं। 6 साल से पहले जो टीथ आते हैं उन्हें टेम्परेरी टीथ के नाम से जाना जाता है, जिन्हें हिंदी में आप दूध के दांत कहते हैं। 6 साल की उम्र में परमानेंट टीथ के आने की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहला जो टीथ आपको इरप्ट होता हुआ दिखाई देगा परमानेंट टीथ में, वो होता है फर्स्ट मोलार टीथ। फर्स्ट मोलार टीथ। परमानेंट टीथ की टोटल जो संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये 20 होती है, जबकि प्राइमरी टीथ या डेसिडुअस टीथ की संख्या 20 होती थी। इस टीथ के फॉर्मूला के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा 2123 अपॉन 2123। सीक्वेंस रहेगा ICPM अपॉन ICPM, यानी कि 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलार, 3 मोलार। नीचे भी वही 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलार, 3 मोलार। अब इस फॉर्मूला को ऊपर और नीचे के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके सेट कर लें। इस प्रकार से टोटल संख्या आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट यहां से आपसे पूछा जा सकता है, परमानेंट टीथ की जो अपीयरेंस होती है वो लगभग 25 साल तक आ जाती है, यानी 32 के 32 दांत जो है किसी भी पर्सन के अंदर 25 साल की उम्र तक आ जाते हैं, 25 ईयर्स तक आ जाते हैं। एक जो आखिरी तीत होता है जिसे हम थर्ड मोलार तीत के नाम से जानते हैं, इसे कई बार विजडम तीत के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे आखिरी में इरप्ट होता है। थर्ड मोलार को हम विजडम तीत के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे अक्ल दाढ़ भी कहा जाता है। ये सबसे आखिरी में आने वाला दांत होता है। तो सीक्वेंस याद रखिएगा, सबसे पहले आएगा फर्स्ट मोलार, फिर सेंट्रल और लेटरल इंसीजर्स आएंगे, फिर कैनाइन आएंगे, फिर प्री मोलार्स आएंगे, फिर सेकंड मोलार आएगा और फिर थर्ड मोलार आएगा। इस सीक्वेंस में टीथ्स का इरप्शन होता है। आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कई बार डेंटिशियन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय। इनमें से किस डिवाइस की मदद से आप ब्लड प्रेशर को माप सकते हैं? नैनोमीटर, स्पाइगमोमैनोमीटर, बैरोमीटर, कैलोरीमीटर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्पाइगमोमैनोमीटर। ड्यूटी के दौरान ज़्यादातर हम बीपी इक्विपमेंट लेकर आइए,
बीपी इंस्ट्रूमेंट लेकर आइए, इस तरह से बात करते हैं, लेकिन इस बीपी इंस्ट्रूमेंट का एग्जैक्ट नाम होता है स्फाइग्मोमैनोमीटर। स्फाइग्मोमैनोमीटर, कोशिश करिए प्रैक्टिकली आप इस वर्ड को यूज कर सकें। इस स्फाइग्मोमैनोमीटर की मदद से हम हमारी आर्टरीज के ऊपर ब्लड द्वारा कितना फोर्स डाला जा रहा है, इस चीज को मापते हैं और यही ब्लड प्रेशर कहलाता है। नैनोमीटर एक मेजरिंग यूनिट है जिसका माप होता है 1 मीटर का 1 बिलियंथ पार्ट, यानी 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर लंबी कोई छड़ी आप ले लीजिए, उसके 1 बिलियन टुकड़े कर दीजिए, यानी 10⁻⁻⁹ पार्ट्स कर दीजिए, तो जो नाप आपको मिलेगा वो एक नैनोमीटर है। इतना छोटा होगा कि आप इसे देख नहीं सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैरोमीटर की। बैरोमीटर को आप बैरोग्राफ के नाम से भी जानते हैं और इसकी मदद से हम किसी भी एरिया में जो प्रेशर चेंज होता है उसे माप सकते हैं। जैसे हमारे किडनी एरियाज के पास में बैरो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जो वहां पर फ्लूइड की प्रेजेंस के कारण जो प्रेशर चेंज होता है उसे रिकॉर्ड करते हैं और ब्रेन तक इसकी जानकारी भेजते हैं। तो बैरो शब्द जहां भी आएगा ये प्रेशर को मापने का काम करता है। कैलोरीमीटर का उपयोग होता है कि बॉडी में हुई किसी भी रिएक्शन के बाद कितना हीट एक्सचेंज हुआ है उस अमाउंट को मापना। कैलोरीमीटर वह डिवाइस है जिसकी मदद से हम बॉडी या किसी भी जगह हुई किसी रिएक्शन के अंदर कितना हीट का प्रोडक्शन हुआ या हीट का लॉस हुआ, इस चीज को माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, following a delivery, the nurse suspect atonic PPH in the client. Which among the following is the priority nursing intervention? डिलीवरी के बाद यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन ना होने के कारण, यानी एटॉनिक यूट्रस होने के कारण पोस्टपार्टम हेमरेज क्लाइंट में डेवलप हो रहा है। इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप सबसे पहले क्या करेंगे, यानी आपको प्रायोरिटी इंटरवेंशन सेलेक्ट करना है। मसाज द यूट्रस, एडमिनिस्टर 10 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन, एडमिनिस्टर एर्गोमेट्रिन, रिपोर्ट टू द डॉक्टर। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। बच्चे की डिलीवरी होने के बाद अगर यूट्रस सॉफ्ट बॉगी होता है तो वहां पर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस का अभाव होता है, जिसके कारण ब्लड वेसल्स के ऊपर दबाव नहीं पड़ता और वहां पर क्लॉट नहीं बन पाता, जिससे वुमेन में पीपीएच होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर डिलीवरी के बाद ये सस्पेक्ट होता है तो हमें तुरंत यूट्रस के फंडस एरिया में मसाज शुरू कर देनी चाहिए, ताकि वहां पर कॉन्ट्रैक्शंस आए, यूट्रस फर्म हो जाए और ब्लीडिंग होने की संभावना खत्म हो जाए। ऑक्सीटॉक्सिन देना, एर्गोमेट्रिन देना, ये सभी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना हम नहीं कर सकते और इस सिचुएशन में डॉक्टर को रिपोर्ट करने से ज़्यादा ज़रूरी है तुरंत मसाज शुरू कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an older adult client has been identified as a victim of psychological abuse. Which action by the nurse is the priority nursing intervention? एक ओल्डर अडल्ट क्लाइंट है जिसे साइकोलॉजिकली अब्यूज किया गया है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। ऐसे पेशेंट के लिए हमारा प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगा, नर्सेस का सबसे पहले लिया जाने वाला एक्शन क्या होगा, इन चारों ऑप्शंस में से सेलेक्ट कीजिएगा। ऑप्शन ए, एडहियरिंग टू फेडरल मैंडेटरी अब्यूज रिपोर्टिंग लॉ। हम जो फेडरेशन है जो कि मेंटल अब्यूज को रिपोर्ट करती है, इससे संबंधित काम करती है, उस संस्था को बताएंगे। ऑप्शन बी, ऑब्टेनिंग मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट फॉर द क्लाइंट। हम इस क्लाइंट की मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, इस सिचुएशन से उसे बाहर निकालने के लिए प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी, नोटिफाई द केस वर्कर्स टू इंटरवेन इन द फैमिली सिचुएशन।
हम इस तरह के केस पर काम करने वाली टीम को फैमिली सिचुएशंस के बारे में बताएंगे। ऑप्शन डी, रिमूविंग द क्लाइंट फ्रॉम एनी सिचुएशन दैट प्रेजेंट इमीडिएट डेंजर। हम इस ओल्ड अडल्ट पेशेंट को किसी भी उस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे जो कि इसके लिए इमीडिएट डेंजर पैदा करती हो। ओल्ड एज पर्सन को साइकोलॉजिकल एब्यूज हुआ है, मानसिक रूप से परेशान किया गया है, प्रताड़ित किया गया है, तो हम इस सिचुएशन के अंदर सबसे पहले जिस जगह पर ये डेंजर सिचुएशन हुई है, उस सिचुएशन से क्लाइंट को बाहर निकालेंगे ताकि उसमें और ज़्यादा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ना हो सके। इमीडिएट डेंजर सिचुएशन से क्लाइंट को बाहर निकालना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। Next and very important question. What is the most common site of peptic ulcer? पेप्टिक अल्सर सबसे ज्यादा किस जगह पर होते हैं? The right answer is first part of duodenum. स्टमक से जुड़ा हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरुआती भाग ड्यूडेनम नाम से जाना जाता है। ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग कर्व्ड स्ट्रक्चर होती है। इस ड्यूडेनम के शुरुआती भाग के अंदर ही पेप्टिक अल्सर होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स इज मॉनिटरिंग एन अनकॉन्शियस क्लाइंट who sustained a head injury. Which observed positioning supports the suspicion that the client sustained an upper brainstem injury? किसी पेशेंट के सर पर चोट लगी है और वो अनकॉन्शियस है। नीचे बताए ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करें जिसके होने पर यह माना जाएगा कि क्लाइंट को अपर ब्रेन स्टेम में इंजरी हो सकती है। सिंपली कहें तो अपर ब्रेन स्टेम इंजरी होने पर कौन सा ऑप्शन क्लाइंट में देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए, एबनॉर्मल इनवॉलेंटरली फ्लेक्शन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। पेशेंट के जो एक्सट्रीमिटी हैं, हाथ पांव हैं, उनमें एबनॉर्मल फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी, अपर एक्सट्रीमिटी एक्सटेंशन विथ लोअर एक्सट्रीमिटी फ्लेक्शन। पेशेंट के हाथ तो एक्सटेंडेड रहेंगे लेकिन जो पैर हैं वो फ्लेक्स्ड रहेंगे, फोल्ड रहेंगे। ऑप्शन सी, एबनॉर्मल इनवॉलेंटरली एक्सटेंशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। एबनॉर्मल इनवॉलेंटरी एक्सटेंशन देखने को मिलेगा एक्सट्रीमिटीज का। या फिर अपर एक्सट्रीमिटी फ्लेक्शन विथ लोअर एक्सट्रीमिटी एक्सटेंशन। अपर आर्म तो फ्लेक्स्ड रहेंगे और लोअर आर्म्स एक्सटेंड रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एम्स नॉर्सेट एग्जाम। The right answer is ऑप्शन बी। बेसिकली यहाँ पर क्लाइंट के जो अपर आर्म है, अपर एक्सट्रीमिटी है, हैंड है, वो तो एक्सटेंड है, यानी कि बॉडी के बिल्कुल साइड वाले पोजीशन में मौजूद हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका पेशेंट है, इसने अपने हाथों को बिल्कुल बॉडी के पास इस तरह से चिपका कर रखा है, यानी एक्सटेंशन में है। और जो लोअर एक्सट्रीमिटी है उन्हें फोल्ड किया हुआ है, यानी कि वो फ्लेक्शन में है। इस प्रकार की यदि पोजीशन देखने को मिलती है तो हम इसे डीसेरेब्रेट पोजीशनिंग के नाम से जानते हैं। डीसेरेब्रेट पोस्चरिंग के नाम से जानते हैं। और अगर क्लाइंट इस पोजीशन में है तो हम ये मानते हैं कि क्लाइंट के अपर ब्रेन स्टेम एरिया के अंदर इंजरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस किस वर्ष हुई थी? 1948 में,
1956 में, 1977 में, 1978 में? The right answer is option D in 1978. अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस 1978 में हुई थी और ये कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएसएसआर में। यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन्स। यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन्स। बेसिकली ये रशिया का ही प्रीवियस नेम है, जिसमें रशिया के अंतर्गत कई सारे और कंट्रीज और कई सारे और एरियाज को इंक्लूड किया जाता था। ये पहले काफी बड़ा एरिया था। इस अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर के 8 एलिमेंट्स बताए गए थे, प्राइमरी हेल्थ केयर के कॉन्सेप्ट बताए गए थे और इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 एडी का गोल भी डिसाइड किया था। तीन चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात, अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस 1978 में यूएसएसआर में हुई थी। दूसरी बात, इसके अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट दिया गया और इसके 8 एलिमेंट्स बताए गए। तीसरी चीज, डब्ल्यूएचओ के द्वारा इसमें हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 एडी को टारगेट बनाया गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज indication of medical method of abortion is। मेडिकल मेथड से अबॉर्शन किस सिचुएशन में किया जा सकता है, यह आपको बताना है। मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन कैन बी ऑफर्ड टू ऑल वुमेन coming to health facility seeking termination of pregnancy up to 7 weeks of gestation। ऐसी कोई भी फीमेल जो कि प्रेग्नेंट है और 7 सप्ताह की प्रेगनेंसी तक हॉस्पिटल में आकर टर्मिनेशन करवाना चाहती है, उसमें मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन करवाया जा सकता है। या फिर 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी तक मेडिकल मेथड से अबॉर्शन करवाया जा सकता है। या फिर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन तक मेडिकल मेथड से अबॉर्शन करवाया जा सकता है। या फिर इनमें से कोई नहीं। सिंपली आपको बताना है कि मेडिकल मेथड से अबॉर्शन 7 सप्ताह तक, 16 सप्ताह तक या 20 सप्ताह तक कब तक करवाया जा सकता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर हम मेडिसिन के द्वारा अबॉर्शन करवाते हैं, प्रेगनेंसी के प्रोडक्ट को बाहर निकलवा देते हैं यूट्रस से, तो ऐसा करना 12 सप्ताह तक पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। अगर आप अबॉर्शन के लिए मीसोप्रिस्टोन और मीसोप्रोस्टोल नामक ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आप 9 वीक की प्रेगनेंसी तक अबॉर्शन करवा सकते हैं। 9 वीक से लेकर 12 वीक के बीच में अगर फीमेल आपके पास अबॉर्शन के लिए आई है, तो उस सिचुएशन में हम प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग का इस्तेमाल करेंगे। 12 वीक के बाद तक, या यूँ कहें कि 12 वीक तक हम वैक्यूम एस्पायरेशन से भी प्रोडक्ट को बाहर निकाल सकते हैं, अबॉर्शन करवा सकते हैं। 12 वीक के बाद में और 14 वीक तक डीएनसी प्रोसीजर द्वारा हम अबॉर्शन करवा सकते हैं। डायलेशन एंड कर्टेज का इस्तेमाल करके अबॉर्शन करवा सकते हैं। 12 से 14 वीक्स तक की प्रेगनेंसी यदि है, तो वहाँ पर सेलाइन ऑक्सीटॉसिन इन्फ्यूजन द्वारा भी हम प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर फीमेल 16 सप्ताह के बाद आती है और उसके यूट्रस में किसी प्रकार की एब्नॉर्मेलिटी है, तो यहाँ पर हिस्टेरेक्टोमी द्वारा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज disease like rickets, scurvy, and beriberi occurs due to deficiency of। रिकेट्स, स्क्रैवी और बेरी जैसे रोग इनमें से किसकी कमी के कारण होते हैं? एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स या फिर विटामिन्स?
यस एग्जैक्टली ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। विटामिन डी की कमी होने पर रिकेट्स हो जाता है, ये रोग बच्चों में देखने को मिलता है। विटामिन सी की कमी से स्क्रैवी होता है और विटामिन बी 1 जिसे आप थायमीन के नाम से जानते हैं उसकी कमी से बेरी बेरी जैसा रोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a pregnant client tells the nurse that she felt wetness on her pad and that she found some clear fluid. The nurse quickly inspects the perineum and notes the presence of umbilical cord. The nurse should take which immediate action? आपके पास एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है जिसमें डिलीवरी होने वाली है। ये पेशेंट आपसे कहता है कि मुझे पेरिनियम एरिया में वेजाइनल एरिया के आसपास कुछ गीलापन महसूस हो रहा है। जब आप इस क्लाइंट के पेरिनियम एरिया का असेसमेंट करते हैं तो आप ये बात देखते हैं कि बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो वेजाइना से बाहर की तरफ आ चुकी है, यानी जो प्रोट्रूशन ऑफ कॉर्ड है वो हो चुका है। इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप सबसे पहले क्या करेंगे? ऑप्शन ए, पेशेंट को तुरंत डिलीवरी रूम में ट्रांसफर कर देंगे। ऑप्शन बी, फीटल हार्ट रेट की मॉनिटरिंग करेंगे। ऑप्शन सी, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। ऑप्शन डी, क्लाइंट को ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में प्लेस करेंगे। इस क्वेश्चन को अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब ये सिचुएशन इम्पॉर्टेंट क्यों है इसे थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये किसी वुमेन जो कि लेबर में है जिसमें बच्चे की डिलीवरी होने वाली है, उसका वेजाइनल ओपनिंग है। अब मान लीजिए लेबर की सेकंड स्टेज के अंदर जब क्राउनिंग होती है, बच्चे का हेड वेजाइनल आउटलेट पर फिक्स होता है, उससे पहले बच्चे के हेड से पहले अम्बिलिकल कॉर्ड इस वेजाइना से मान लीजिए यहाँ पर बाहर की तरफ इस तरह से प्रोट्रूड हो जाती है, यानी बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देती है और ये बच्चे का हेड इसके पीछे यहाँ पर सिचुएटेड है। अब जैसे जैसे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, बच्चा नीचे की तरफ शिफ्ट होगा और बच्चा जब नीचे की तरफ शिफ्ट होगा तो बच्चे के हेड के द्वारा लगातार इस अम्बिलिकल कॉर्ड पर दबाव लगाया जाएगा, प्रेशर लगाया जाएगा और प्रेशर के कारण इस अम्बिलिकल कॉर्ड का जो ब्लड है वो बच्चे तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर आप घर में किसी जगह पर पाइप से पानी को लेकर जा रहे हैं, गार्डन में आप प्लांट्स को पानी पहुंचा रहे हैं और अचानक से कोई फैमिली मेंबर इस पाइप के ऊपर आकर खड़ा हो जाए, तो क्या होगा? पानी की सप्लाई आगे नहीं जा पाएगी। सेम यही सिचुएशन है कि बच्चे ने अपने हेड से अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर दबाव लगाया। अब इस दबाव के कारण अम्बिलिकल कॉर्ड पिचक चुकी है और जो फ्लूइड है प्लेसेंटा से बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहा है, ब्लड बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहा है और बच्चे तक अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा और ये सिचुएशन अगर थोड़ा भी लंबे समय तक चली तो बच्चे की ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ हो सकती है। अब आप बताएं कि इस मुश्किल सिचुएशन में एज अ नर्स क्या करेंगे आप? यस एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी करेक्ट। जैसे ही हमें असेसमेंट करने पर ये पता चलेगा कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो प्रोट्रूड हो चुकी है और बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट इसके पीछे है और लगातार इस पर कंप्रेशन कर रहा है, तो हम तुरंत क्लाइंट को ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन दे देंगे। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देने का मतलब होता है इस वुमन का जो हेड है उसे पैरों की तुलना में नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। जैसे कि ये वुमन थी, इसके जो पैर वाला हिस्सा है इसे तो आप हल्का सा ऊपर कर देंगे
और इसका जो हेड साइड है वो हल्का सा नीचे कर देंगे। जैसे ही आप वुमेन को ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देंगे, तो बच्चा जो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा था, वो ग्रेविटी के कारण वेजाइना की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएगा और पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही बच्चा चेस्ट एरिया की तरफ, ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, तुरंत इस अम्बिलिकल कॉर्ड पर जो दबाव पड़ रहा था, वो कम हो जाएगा। अब बच्चे तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर होने लगेगी। होपफुली इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड का प्रोट्रूशन आपने देखा, तुरंत आपने मदर के बेड का जो हेड साइड है उसे नीचे कर दिया। अब बच्चा जो है वेजाइनल साइड नहीं जाकर एब्डोमेन की तरफ, चेस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ग्रेविटी के कारण, और बच्चे के सिर का जो दबाव अम्बिलिकल कॉर्ड पर पड़ रहा था वो हट जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे अब अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे तक पर्याप्त मात्रा में ब्लड, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचने लगेंगे और अब बच्चा सेफ हो जाएगा। ये सबसे पहला एक्शन है जो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। इस सिचुएशन में इस इंटरवेंशन को करने के बाद सेकंड प्रायोरिटी एक्शन रहेगा, हम तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे और बताएंगे कि ये सिचुएशन हो चुकी है। इसके साथ ही हम बच्चे की फीटल हार्ट रेट को भी मॉनिटर करेंगे कि बच्चा ठीक है या नहीं, और उसके बाद जब डॉक्टर आकर क्लाइंट की कंडीशन को देखकर उसे अगर डिलीवरी रूम में ले जाने का ऑर्डर देता है, तो फिर हम क्लाइंट को डिलीवरी रूम में शिफ्ट करेंगे। ये डॉक्टर के ऑर्डर के बाद डिसाइड करना होता है। होपफुली अब आप इसे भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है? रेट्रोग्रेड एमनीशिया, एंटेरोग्रेड एमनीशिया, डिप्रेशन, एपिलेप्सी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रेट्रोग्रेड एमनीशिया। किसी भी क्लाइंट को डिप्रेशन से निकालने के लिए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाती है, और इस थेरेपी के बाद में रेट्रोग्रेड एमनीशिया मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन के रूप में देखा जाता है। रेट्रोग्रेड एमनीशिया का मतलब है पास्ट मेमोरी का एब्सेंट हो जाना। एमनेशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, और रेट्रोग्रेड का मतलब होता है पुरानी यादें, यानी पुरानी बातों को क्लाइंट इस थेरेपी के बाद भूल जाता है। ये इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस इज, यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन कौन सी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंटीवर्जन, रेट्रोफ्लेक्शन, एंटीफ्लेक्शन, या फिर ऑप्शन ए एंड सी बोथ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्शन दोनों ही नॉर्मल पोजीशंस मानी जाती हैं यूट्रस की। और अगर स्पेसिफिकली आप कहें तो यूट्रस की पोजीशन को तीन तरह से डिनोट किया जा सकता है: एंटीवर्टेड, एंटीफ्लेक्स्ड और डेक्स्ट्रो रोटेटेड। एंटीवर्टेड, एंटीफ्लेक्स्ड, डेक्स्ट्रो रोटेटेड, ये तीन चीजें हैं जो आपको यूट्रस की पोजीशन के बारे में याद रखनी है। यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर जो रेट्रोफ्लेक्शन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब होता है यूट्रस का पीछे की तरफ मुड़ जाना, यानी रीढ़ की हड्डी की तरफ झुक जाना। ये लेबर के बाद होने वाला एक कॉम्प्लिकेशन है, नॉर्मल यूट्रस की पोजीशन नहीं है। रेट्रो शब्द का मतलब होता है बैकवर्ड, यानी पिछला, पुराना। आप रेट्रो सॉन्ग सुनते हैं, पुराने गाने सुनते हैं, ये उसी से संबंधित है। यूट्रस का पीछे की तरफ मुड़ जाना, फोल्ड हो जाना, नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस नहीं मानी जाती। ये एक एबनॉर्मल पोजीशन है जो कि लेबर के बाद देखने को मिलती है। इसके अलावा नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट आपसे कई बार पूछा जाता है, ये 60 ग्राम्स होता है, और टर्म प्रेगनेंसी पर यूट्रस का नॉर्मल वेट 1000 ग्राम्स होता है।
यूट्रस के साइज की यदि बात की जाए तो ये 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड और 2.5 सेंटीमीटर इन थिकनेस होता है। 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा। आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनकरेज मदर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। मदर को न्यूबॉर्न बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए किस समय एनकरेज करना चाहिए? विद इन हाफ एन आवर ऑफ बर्थ, आफ्टर 1 hour of baby birth, after placental separation, 24 hours after birth of baby. The right answer is option A. जैसे ही मदर अपने बच्चे को जन्म दे दे, जन्म के तुरंत आधे घंटे के बाद बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना शुरू कर देना चाहिए। बच्चे के जन्म लेने के आधे घंटे के बाद ब्रेस्ट फीडिंग करवाना शुरू करवा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the rich source of vitamin D? इनमें से विटामिन डी का रिच सोर्स कौन सा है? सनलाइट, मूनलाइट, फिश, मिल्क। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। सनलाइट विटामिन डी का चीपेस्ट रिच सोर्स है, यानी कि इसे पाने के लिए हमें किसी भी प्रकार का खर्च नहीं करना पड़ता, यानी ये फ्री है, इसलिए इसे चीपेस्ट कहा जाता है। चीपेस्ट एंड बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सनलाइट, सूर्य की रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client experiencing a sudden onset of chest pain and dyspnea is diagnosed with pulmonary embolus. The nurse immediately implements all expected prescription for this client except किसी पेशेंट में अचानक चेस्ट पेन हुआ, सांस लेने में तकलीफ होने लगी और पेशेंट में डायग्नोसिस करने पर पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी कंडीशन का होना पाया गया। इस सिचुएशन में इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा इंटरवेंशन यहाँ पर नहीं किया जाएगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन में एक्सेप्ट वर्ड इंक्लूडेड है, इसे गौर से देखकर अपना आंसर सेलेक्ट कीजिएगा। क्लाइंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण, यानी लंग्स के अंदर ब्लड वेसल में थ्रोम्बस फॉर्मेशन के कारण सांस लेने में तकलीफ और चेस्ट में पेन होने लगता है। इस सिचुएशन में कौन सा इंटरवेंशन आप नहीं करेंगे? क्लाइंट को सेमी फॉबुलस पोजीशन देंगे, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे, हाई फॉबुलस पोजीशन देंगे या मॉर्फिन सल्फेट इंट्रावीनसली एडमिनिस्टर करेंगे? The right answer is confusion. इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्सेट एग्जाम, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जब भी क्लाइंट के अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाली कंडीशन के बाद चेस्ट पेन और डिस्पनिया होता है, तो हम क्लाइंट में रेस्पिरेशन प्रॉपर हो सके, इसके लिए उसे सेमी फॉबुलस पोजीशन देते हैं। इस पोजीशन में रहने से क्लाइंट के लंग्स को एक्सपेंड होने के लिए पूरा स्पेस मिलता है और क्लाइंट में मैक्सिमम ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू बॉडी तक पहुंच पाती है। सेकेंड, ऑक्सीजन की डिमांड कहीं और कम ना हो, इसके लिए हम सप्लीमेंटल ऑक्सीजन भी कनेक्ट करते हैं। इसके लिए आप फेस मास्क या नेजल कैन्युला का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड चीज है, क्लाइंट की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी के कारण नेक्रोसिस जैसी कंडीशन डेवलप होती है, इस्चीमिया जैसी कंडीशन डेवलप होती है। यहाँ पर क्लाइंट की इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए मॉर्फिन सल्फेट का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, जो कि ऑक्सीजन डिमांड को कम करके पेन को रिड्यूस करवाता है। तो ये तीनों ऑप्शन लेना यहाँ पर सही है।
अब बात करते हैं हाई फॉरवर्ड पोजीशन क्यों यहाँ पर नहीं दी जाती। हाई फॉरवर्ड पोजीशन का मतलब होता है क्लाइंट को बिल्कुल सीधे बैठा देना, 90 डिग्री एंगल से बैठा देना। आप जब क्लाइंट को इस पोजीशन में बैठाते हैं तो क्लाइंट के पैरों की तरफ से जो ब्लड वापस लौटकर ऊपर पहुंचना था, यानी जो वीनस रिटर्न होना था, वो इस एंगल के कारण, ग्रेविटी के ऑपोजिट इफेक्ट के कारण कम हो जाता है और इससे क्लाइंट की लोअर बॉडी में ब्लड रुकने लगता है और यहाँ पर फर्दर क्लॉट बनने की संभावना बढ़ जाती है। इस वजह से हम इस सिचुएशन में, यानी पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले केस में, हाई फॉरवर्ड पोजीशन को अवॉइड करेंगे। एक बार फिर से समझिएगा, आपने इस बात को सुना होगा कि जब तक नदी का पानी बहता रहता है तब तक उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती, वो गंदा नहीं होता। लेकिन अगर वही पानी किसी जगह रुक जाए, तालाब में इकट्ठा हो जाए, एक जगह ठहरा रहे, तो उसमें कई बैक्टीरिया पनप जाते हैं, वो पानी खराब हो जाता है, कंटामिनेटेड हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन लगातार चलता रहेगा, तो इसमें कभी भी क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होगा, थ्रोम्बस नहीं बनेगा, एम्बोलाई नहीं बनेगा। लेकिन अगर किसी वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर रुकावट होने लगती है, यानी ब्लड धीरे बहता है या रुक जाता है, तो उस सिचुएशन में तुरंत क्लॉटिंग मैकेनिज्म शुरू हो जाएगी और थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसलिए हम क्लाइंट को सेमी फॉरवर्ड पोजीशन देते हैं, जो कि इस प्रकार से होती है, जिसमें क्लाइंट की लोअर बॉडी भी प्रॉपर्ली रिलैक्स रहती है और हेड पार्ट अराउंड 45 डिग्री के आसपास एलिवेटेड रहता है, जिससे क्लाइंट में प्रॉपर वीनस रिटर्न हो पाता है और फर्दर क्लॉट बनने की संभावना खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द epithelial tissue which lines the urinary bladder is। हमारे यूरिनरी ब्लैडर में सबसे अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, कौन सा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है? स्ट्रेटिफाइड, कॉल्यूमनर, ट्रांसिशनल या स्क्वैमस? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रांसिशनल। आप चाहें तो यहाँ नोट कर लीजिएगा, यूरिनरी ब्लैडर के सबसे अंदर वाली कवरिंग ट्रांसिशनल एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। इस टिश्यू को हम कई बार यूरोथीलियम के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज यूरोथीलियम। इसे हम यूरोथीलियम भी कहते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ मेल कॉन्डम्स। इन चारों ऑप्शंस में से मेल कॉन्डम का नुकसान या डिसएडवांटेज कौन सा है? हाई रेट्स ऑफ फेलियर ड्यू टू स्लिपेज, ब्रेकेज ड्यूरिंग इंटरकोर्स। सेक्सुअल एक्ट के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान कॉन्डम्स जो हैं स्लिप हो जाते हैं, फट जाते हैं, जिसके कारण प्रेगनेंसी हो सकती है। ऑप्शन बी, some men may not find it convenient as it decrease the penile sensitivity and need to interrupt the intercourse to be born of erect penis। कुछ मेल्स इसे कन्वीनियंट नहीं मानते हैं, सुविधाजनक नहीं मानते हैं, क्योंकि इस मेल कॉन्डम को पहनने के लिए इंटरकोर्स को बीच में इंटरप्ट करना होता है, इरेक्ट पेनिस पे इसे अप्लाई करना होता है और कई बार पिनाइल सेंसिटिविटी भी इसमें अल्टर हो जाती है, ऐसा भी माना जाता है। ऑप्शन सी, टू मच कॉस्टली, ये बहुत महंगे होते हैं। ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ ऑप्शंस करेक्ट। मेल कॉन्डम्स का क्या डिसएडवांटेज है, ये आपको बताना है। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मेल कॉन्डम्स में फेलियर रेट ज़्यादा होती है ड्यू टू इट्स ब्रेकेज एंड स्लिपेज। इसके अलावा ये पिनाइल सेंसिटिविटी को डिक्रीज करते हैं और इसे पहनने के लिए इरेक्ट पेनिस पर आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स रोककर इसे अप्लाई करना होता है। तो ये चीज़ें कन्वीनियंट नहीं मानी जाती, ये इसके डिसएडवांटेज में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which nerve plexus is found in
सब म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट। एलिमेंट्री ट्रैक्ट की सब म्यूकोसा में कौन सा नर्व प्लेक्सस पाया जाता है? नर्व प्लेक्सस का मतलब है ग्रुप ऑफ नर्व्स। ऑप्शंस आर ऑर्बैक्स प्लेक्सस, मेसेनर्स प्लेक्सस, माइएंट्रिक प्लेक्सस या फिर ये सभी। Important question. The right answer is option B. मेसनियर्स प्लेक्सस को हम सब म्यूकोसल प्लेक्सस ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं और ये सर्कुलर मसल और म्यूकोसा के बीच में मौजूद सब म्यूकोजल लेयर में, सब म्यूकोजल रीजन में पाया जाने वाला नर्व प्लेक्सस है। एक बार फिर से समझिएगा, मेसनर्स प्लेक्सस को हम सब म्यूकोसल प्लेक्सस के नाम से भी जानते हैं और ये नर्व प्लेक्सस सर्कुलर मसल और म्यूकोसा के बीच में सब म्यूकोसल रीजन में पाया जाता है। इसके अलावा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी के अंदर बताए गए ऑर्बैक्स प्लेक्सस और माइएंट्रिक प्लेक्सस दोनों एक ही चीज के नाम हैं और ये आपको लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल लेयर्स ऑफ ईसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, हमारी जो ईसोफेगस, स्टमक और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं, उनके सर्कुलेटरी मसल्स के अंदर, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के अंदर जो नर्व प्लेक्सस पाया जाता है उसे हम ऑर्बैक प्लेक्सस या माइएंट्रिक मसल प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एम्स नॉरसेट एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक।